नमस्कार बंधुओं। प्राचीन भारत के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य के बारे में मैं कई वीडियो डाल चुका हूं और आज जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था के बारे में, यानी इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ मौर्य एम्परर्स। जो मौर्य शासक थे उनकी आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, या मौर्य काल में जो राज्य था उसकी आय के क्या साधन थे और किस तरीके से व्यवस्था की गई थी। इस अध्ययन के लिए वैसे तो बहुत से इतिहासकारों ने विवरण प्रस्तुत किया है, लेकिन खास तौर से दो लोग हैं जिनके द्वारा बहुत ही उपयुक्त विषय सामग्री उपलब्ध करवाई गई है, और वो है कौटिल्य, जिनकी पुस्तक अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन व्यवस्था का बहुत ही व्यवस्थित वर्णन मिलता है, और दूसरे मेगास्थनीज, जिन्होंने कि इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, उसमें बहुत विशद वर्णन किया गया है इकोनॉमिक सिस्टम का मौर्य साम्राज्य के। तो आइए इसी पर आज चर्चा करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सारी महत्वपूर्ण बातें आपकी समझ में आसानी से आ सकें। प्रयास किया गया है कि विषय वस्तु को अत्यंत सरल तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो कौटिल्य ये मानते हैं कि मौर्यकालीन जो व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी, सुव्यवस्थित थी। राज्य जो है वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न था, जनता सुखी थी, किसी प्रकार की भुखमरी इत्यादि नहीं थी। यद्यपि जो है एक पुस्तक है संस्कृत की, उसमें वर्णन किया गया है कि चंद्रगुप्त के काल में एक बार अकाल भी पड़ा था, लेकिन ज्यादातर समय में स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। तो आइए ये देखते हैं कि आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत मौर्यकालीन शासकों ने क्या प्रबंध किए थे। तो मौर्यकालीन जो राज्य था उसकी आय के अनेक साधन थे। इन साधनों को समझने के लिए मैंने इसके कुछ भाग किए हैं, और इसमें सबसे पहले जो राज्य की रीढ़ था वो था कृषि व्यवस्था। यानी जो राज्य की अर्थव्यवस्था थी उसका लगभग 70% जो आय है वो कृषि क्षेत्र से होती थी, लिहाजा कृषि क्षेत्र को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मौर्यकालीन राज्य था उसकी आय का साधन जो कृषि व्यवस्था थी उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी। उसके बाद देखेंगे, कृषि के बाद देखेंगे उद्योग व्यवस्था और व्यापार व्यवस्था के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से उनके उद्योग और व्यापार चलते थे, जो कि आय का एक महत्वपूर्ण साधन थे। उसके बाद देखेंगे कि मौर्यकालीन शासकों के द्वारा व्यापार और आर्थिक तंत्र को सही तरीके से चलाने के लिए मुद्राएं कौन कौन सी चलाई गई थी और किस तरीके से वो कार्य करती थी, इसके बारे में बात करेंगे। तो पूरी की पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कृषि व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले भू राजस्व एवं कृषि व्यवस्था, लैंड एंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मौर्यास। तो इसमें जब हम देखेंगे तो मेगास्थनीज ये लिखते हैं कि जो कृषि व्यवस्था थी मौर्यकालीन शासकों की वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने कृषि की व्यवस्था को करने के लिए एक विभाग बना रखा था, और उसका जो विभागाध्यक्ष होता था वो पूरी की पूरी निगरानी करता था, और जो विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी होते थे वो बाकायदा कार्यों का विधिवत संचालन करते थे। तो जो भूमि थी, जो जमीन थी, वो दो भागों में बांटी गई थी। कृषि भूमि जो है खास तौर से दो भागों में बांटी गई थी। एक भाग वो था जो राजा के द्वारा किसानों को उपलब्ध करवाया जाता था, उसको राजकीय भूमि कहा जाता था। राजा पूरे राज्य की भूमि का मालिक होता था, स्वामी होता था, और वो अपनी तरफ से किसानों को भूमि देता था, और उस भूमि को सीता कहा जाता था। मौर्य काल में उस भूमि को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। यानी कि एक कृषि क्षेत्र के बहुत बड़े भाग को किसानों को सौंप दिया जाता था। ठीक, वो सीता कहलाता। दूसरा भाग जो था वो स्वतंत्र किसान, या किसानों की भी दो कैटेगरी, दो बल्कि 3 कैटेगरी थी किसानों की। यानी किसानों की 3 श्रेणियां हुआ करती थी। एक तो थे किसान, वे किसान
जो राजकीय भूमि को लेकर और उस पर खेती करते थे। ठीक है। दूसरे वे थे जिनको भूमि पट्टे पर दे दी जाती थी और वे स्वतंत्र किसान कहलाते थे। वे स्वतंत्र किसान जो थे वो खेती करते थे और एक निर्धारित कर जो है वो राज्य को जमा कराते थे। ठीक है। जो सीता भूमि थी, उस सीता भूमि का जो मालिक होता था वो कहलाता था, उसको कहते थे काश्तकार या उपवास उसको कहा जाता था। और जो स्वतंत्र किसानों को भूमि दी जाती थी वो क्षेत्रक कहलाते थे या किसान कहलाते थे, स्वतंत्र किसान। तीसरे जो किसान होते थे वो कहलाते थे खेतिहर किसान। खेतिहर किसान का मतलब है वो वास्तव में किसान नहीं थे बल्कि मजदूर की तरह थे। वो खेतों में काम करते थे और उसके बदले में उनको अनाज इत्यादि दिया जाता था। खेती जो है वो खासतौर से बैलों के द्वारा की जाती थी, हल बैलों के द्वारा खेती की जाती थी और उसमें जो किसान थे वो कार्य करते थे। साथ में जिनके पास जमीन नहीं थी वे लोग भी उसमें काम करते थे, वो खेतिहर किसान या खेतिहर मजदूर कहलाते थे। तो इस तरीके से 3 श्रेणियां थी, काश्तकार, क्षेत्रक और खेतिहर किसान। तो 3 तरीके की ये श्रेणियां थी जो मेगास्थनीज ने बताया है उसमें आगे। और उसी तरीके से 3 प्रकार के कर लिए जाते थे। ये जो 3 प्रकार के कर लिए जाते थे ये थे 1/6, 1/5 और 1/4। यानी ये जो खेती होती थी, जो सीता खेती होती थी, सीता खेती का जो है वो 1/4 राज्य के द्वारा लिया जाता था, राजा के द्वारा लिया जाता था। यानी कि जो उत्पादन होगा उसका 1/4 राज्य को होगा। अर्थात एक तरीके से वो बटाई पर खेती करते थे किसान, जो राज्य की भूमि थी उसकी। उसका मतलब था कि 1/4 भाग राजा का हो गया, 1/4 भाग उसकी लागत हो गई जमीन की और आधा भाग जो है वो किसान का श्रम हो गया, ऐसा माना जाता था। तो वो इस तरीके से 1/4 भाग हुआ था। दूसरी जो तरीके की भूमि थी उसका 1/5 लिया जाता था। यानी जो स्वतंत्र किसान थे उनको पट्टे पर एक तरीके से जमीन दे दी जाती थी क्षेत्रकों को। वे लोग अपने उत्पादन का 1/5 भाग करते थे। और कभी कभी क्या होता था कि जो छोटे खेतिहर किसान होते थे उन लोगों को भी जो या तो काश्तकार दे देते थे या फिर जो जमीन का बचा भाग है जो कम उपजाऊ है राज्य के द्वारा वो उसको दे दिया जाता था। और वो प्रायः ये देखा गया था कि जो ये सीता और भाग खेती जो थी उसमें 2 फसलें होती थी, तो ऐसे इनमें एक ही फसल होती थी, तो इनसे 1/6 कर लिया जाता था। तो इस तरीके से ये भू राजस्व यानी कर की व्यवस्था थी जिसके हिसाब से कर वसूल किया जाता था। कर वसूल करने के लिए एक अधिकारी होता था और वो सीताध्यक्ष कहलाता था और उसकी मदद के लिए और छोटे अधिकारी होते थे जो सभी ये कार्य करते थे कर वसूली का और फिर राजकोष में उसको जमा कराया करते थे। इसके अलावा देखें कि जो कर था वो अन्न उत्पादन पर लिया जाता था, यानी कि जो ग्रेन्स उत्पादन होते थे उन पर लिया जाता था। लेकिन जो अन्न के अलावा जो चीजें उत्पादित होती थी कृषि भूमि पर उनके लिए अलग से कर की व्यवस्था थी। जैसे सब्जियां हो गई, फल हो गए या और के रेशेदार कोई उत्पादन हो गया, तो वो उस कर को सेतु कर कहते थे। उस कर को क्या कहते थे? सेतु कर। यानी अन्न उत्पादन के अलावा जो अतिरिक्त उत्पादन होता था, चाहे वो फलों से संबंधित हो, चाहे वो फूलों से संबंधित हो, चाहे वो सब्जी से संबंधित हो, चाहे वो रेशेदार पौधों से संबंधित हो या किसी अन्य प्रकार का उत्पादन अगर है तो वो सेतु कर के रूप में वसूल किया जाता था। और ये सेतु कर निश्चित नहीं था, ये सेतु कर भी समय समय पर बदलता रहता था कि किस तरीके से ये लिया जाएगा। अब जो वनों के उत्पादन थे, जो वनों से औषधियां प्राप्त होती थी, लकड़ी प्राप्त होती थी, फल प्राप्त होते थे,
और जो अन्य प्रकार के उत्पादन थे जो जंगलों से मिलते थे, उन पर जो कर लगाया जाता था उसको वन कर कहते थे। इसके बाद जो वस्तुएं बेची जाती थी, जो कि आय का एक मुख्य साधन हुआ करता था दूसरे नंबर का, उन वस्तुओं पर कर लगाया जाता था और वो कर निर्धारित था। जैसे कुछ वस्तुएं जो नाप कर बेची जाती थी, जिनका परिमाप निकाल करके बेचा जाता था, वो 6.25 यानी 6.25% था जो वस्तुएं नाप कर बेची जाती थी। दूसरे कुछ वस्तुएं गिनकर बेची जाती थी। बहुत सारे उत्पादन ऐसे होते थे जो गिनकर बेचे जाते थे। इन पर 9.08% कर था, निर्धारित था। और इसके बाद तौल कर, जो वस्तुएं तौल कर बेची जाती थी, उस समय जो तौलने की, परिमाप करने की जो चीजें थी, उनको सेर और मन कहते, सेर, छटाक, मन इत्यादि कहते थे। और इनकी जो भार की जो निर्धारित भार था वो अलग अलग समय पर अलग अलग रहा है। तो ये लगभग 5% वसूल किया जाता था। तो ये बिक्री कर जो है वो 3 तरीके का था। नाप कर बेची जाने वाली वस्तुओं पर अलग कर था, गिनकर बेची जाने वाली वस्तुओं पर अलग तरीके से था, और तौल कर बेची जाने वाली वस्तुओं पर अलग कर निर्धारित था। पहले ही मैंने बताया आपको, जो किसान थे, जो स्वतंत्र किसान थे, वो क्षेत्रक कहलाते थे। और जो राज्य की भूमि को करते थे, यानी राज्य की भूमि का एक बड़ा भाग होता था, वहां पर सामूहिक रूप से काश्तकार खेती करो तो उसको उपवास या काश्तकार कहते थे। यानी उसके पास काश्त होती थी, मतलब बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा होता था, उस पर अलग अलग वो खेती करवाता था किसानों से। ठीक है। इसके बाद देखेंगे जो भूमि थी मौर्य काल के अंतर्गत, वो अनेक प्रकार से विभाजित की गई थी। मेगास्थनीज ने इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है इंडिका में। इसने भूमि की जो गुणवत्ता थी उसके आधार पर इसका वर्णन किया गया था। कृष्ट भूमि, कृष्ट भूमि वो कहलाती थी जो जुती हुई भूमि होती थी, यानी जिसको किसान हर साल जोतते थे और उसमें खेती करते थे, तो वो कृष्ट भूमि कहलाती थी। अकृष्ट भूमि जो है वो गैर जुती हुई होती थी, यानी कभी कभी उसको जोता जाता था, लेकिन हर समय उसको नहीं जोता जाता था। लेकिन एक बात थी, ये दोनों ही प्रकार की भूमि कृषि योग्य भूमि थी, यानी इस पर भी भूमि पर खेती होती थी और इस पर भी होती थी। यहाँ पर जैसे साल में 2 फसलें हो रही हैं, तो इसमें साल में एक ही फसल हो रही है, जब वो जोती जा रही है उसी समय कर ली जा रही है। इसके बाद स्थल, स्थल जो भूमि थी वो ऊंची भूमि थी, जिस पर कम वनस्पति होती थी, टीले इत्यादि होते थे। और ये कैसी होती थी? शुष्क होती थी। शुष्क का मतलब है सूखी। तो ऐसी जो जमीन थी वो एक तरीके से निरप्रयोज्य थी, यानी उसका जो उपयोग है वो कम से कम होता था। इसके बाद केदार, केदार जो है वो बोए हुए खेत, जो खेत जिनको बोया जाता था वो केदार कहलाते थे। आराम, आराम जो है वो बाग बगीचे कहलाते थे। जो बाग बगीचे उसमें हुआ करते थे उनको आराम कहते थे। बाट, बाट कहते थे गन्ने को, खेत को। मेगास्थनीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये लिखता है कि मौर्य काल के अंतर्गत गन्ने की खेती होती थी और उन खेतों को बाट कहा जाता था। पथी, पथी का मतलब है रास्ते। रास्तों की जो भूमि होती थी, जो रास्तों में घिरी होती थी, उसको पथी कहते थे। इसका मतलब है कि मौर्य काल के अंतर्गत बाकायदा इस प्रकार का अभिलेख था कि कौन सी भूमि पथी है, कौन सी भूमि कृष्ट है, कौन सी अकृष्ट है और कौन सी भूमि स्थल है। इसका मतलब है विधिवत तरीके से उसका रिकॉर्ड तैयार किया गया था और विधिवत तरीके से उससे कर वसूली होती थी। आगे मेगास्थनीज लिखते हैं कि जो अच्छे खेत थे वहां पर सिंचाई का प्रबंध भी किया जाता था और सिंचाई के माध्यम से उस खेत में एक से अधिक फसलें उगाई जाती थी। सिंचाई के बारे में लिखते हैं वो कि कई स्थानों पर तो सेतुबंध बनाए गए थे। सेतुबंध का मतलब है जैसे कहीं पर नदी है,
नदी पर पुल बना लिया गया है या नदी के किनारे को रोक लिया गया है और उसके पानी को मोड़ करके खेतों की तरफ ले जाया जा रहा है किन्हीं माध्यमों से, उनसे सिंचाई की जा रही है, तो वो कहते हैं कि सेतुबंध की व्यवस्था थी। दूसरे तालाब थे, बड़े बड़े तालाब थे, सरोवर थे, उन सरोवरों से पानी उठाकर खेत में डाला जाता था और सिंचाई की जाती थी। कुएं बनाए गए थे, झीलें थी, बड़े बड़े तालाब थे जिनको झीलें कहा जाता था, उनसे भी सिंचाई की जाती थी। और जो सिंचाई करते थे, ये जो सिंचाई के जितने भी साधन बताए अभी तक, ये सारे साधन राज्य के स्वामित्व में होते थे, यानी राजा के अधीन होते थे। इसका मतलब था कि जो किसान खेती करते थे और खेती में सिंचाई करते थे तो उन्हें सिंचाई कर भी देना पड़ता था। खेती करने का उनको भू राजस्व कर अलग से देना है और इसके बाद अगर वो सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई कर उनको अलग से देना है। और इस सिंचाई कर को जो निर्धारित किया गया था वो 1/5 से लेकर के और 1/3 भाग तक निर्धारित था। इसका तात्पर्य ये था कि जहां पर कम सिंचाई हो रही है, 1 या 2 बार ही सिंचाई हो पा रही है खेत की, तो वहां 1/5 ले लिया जाता था। और जहां पर ऐसी फसल की जा रही है जहां बार बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ रही है और वो किसान बार बार उपयोग कर रहा है साधनों का, तो उसे 1/3 भाग देना पड़ता था। तो इस तरीके से ये थी सिंचाई व्यवस्था। इसके बाद कौटिल्य इस बात को स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि खेती के साथ साथ जो है पशुपालन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, क्योंकि जो खेती होती थी वो बैलों के द्वारा खेती होती थी ज्यादातर, लिहाजा गाय और बैल पाले जाते थे, भैंसें भी पाली जाती थी, बकरी, क्योंकि चरागाह थे बड़े बड़े, तो उन चरागाहों पर भेड़, बकरी, गाय इत्यादि पाले जाते थे और पालतू पशु पाले जाते थे। दुग्ध निकाला जाता था, दुग्ध के बारे में भी वर्णन मिलता है। तो ये पशुपालन जो है वो पूरा का पूरा एक अधिकारी के अधीन करवाया जाता था और वो अधिकारी था गो अध्यक्ष। गो अध्यक्ष मतलब गायों का अध्यक्ष। तो जो गायों का अध्यक्ष होता था वो क्या करता था, वो पशुपालन की पूरी व्यवस्था को देखता था। और जो पशुपालन के लिए जो चरागाह थे वो अलग घोषित कर दिए गए थे कि ये क्षेत्र जो है वो चरागाह है, ये स्थान चरागाह है। उसको विविध कहते थे, यानी चरागाह जो है उनको विविध कहा जाता था। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया कि मौर्य काल के अंतर्गत भू राजस्व और कृषि की जो व्यवस्था थी वो बहुत व्यवस्थित थी, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था और साथ ही पशुपालन की व्यवस्था अच्छी थी। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था के संबंध में अब आगे बात करते हैं। जो दूसरा महत्वपूर्ण आय का साधन था मौर्यकालीन शासकों का, वो था उद्योग धंधे। यानी कई प्रकार के उद्योग धंधे प्रचलित थे जिनसे राज्य की आय होती थी और जनता विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करती थी। तो सबसे पहले जो सबसे मुख्य था वो था वस्त्र उद्योग। मौर्य काल के अंदर जो खेती होती थी उसमें रेशम, कपास इत्यादि उगाया जाता था, जिसके कारण से रेशे वाली फसलों के उत्पादन से वस्त्र बनाए जाते थे। तो उस समय जो है ऊड़ा जो है ऊन को कहते थे। ऊन, उसमें भेड़ें पाली जाती थी, भेड़ों की बालों को काट करके ऊन तैयार की जाती थी, उसको ऊड़ा कहते थे। वल्क जो है और रेशेदार, दूसरे रेशेदार उत्पादन थे जिनको कि वल्क कहा जाता था, रेशे के उत्पादन को। इसके बाद छेम जो है वो रेशम को कहा जाता था। छेम रेशम को कहा जाता था, यानी रेशम की भी खेती होती थी जिसमें जो उत्पादन होता था उसके द्वारा रेशम का धागा तैयार किया जाता था और फिर वस्त्र तैयार किए जाते थे। इसके बाद शण, एक और उत्पादन था रेशेदार जिसको शण कहते थे या सन कहते थे, जो वर्तमान समय में एक जूट के रूप में जाना जाता है। तो और एक और उत्पादन होता है जिसको पटसन कहते हैं या सन कहते हैं। 3 तरीके के अलग अलग नाम हैं, जूट,
और पटसन और इसके बाद सन। तो इन तीनों से रेशे प्राप्त होते हैं अलग अलग, और इनसे रस्सियां बनाई जाती हैं, धागे तैयार करने के बाद वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें उस समय थी, ऐसा मेगास्थनीज मानते हैं, स्वीकार करते हैं। और अगर वस्त्र उद्योग की दृष्टि से देखें तो बंगाल, कामरूप, कामरूप का मतलब है आसाम, वर्तमान आसाम, काशी, काशी का मतलब है बनारस के आसपास का क्षेत्र, वत्स, वत्स जो है मध्य भारत का एक राज्य था, एक क्षेत्र था, उसमें होता था, और मदुरै ये थोड़ा सा दक्षिण की तरफ इलाका था। इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी स्थानों पर वस्त्र उद्योग जो है वो प्रचलित था, उसका उत्पादन किया जाता था। वस्त्रों में खास तौर से दो प्रकार के वस्त्र होते थे, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र, और कुछ स्थानों पर रेशमी वस्त्र भी उत्पादित किए जाते थे, बनाए जाते थे। तो इस तरीके से, और खास तौर से अगर देखा जाए, ये जो उत्पादन था वो उत्पादन घरेलू उत्पादन था, यानी डोमेस्टिक था, घरेलू उत्पादन व्यवस्था थी वस्त्रों की। बहुत बड़े बड़े कारखाने नहीं लगे थे, लेकिन कुछ जातियां या समुदाय होते थे जो विशिष्ट प्रकार के उद्योगों से जुड़े हुए थे। इसके अलावा जो परंपरागत उद्योग भी कुछ प्रचलित थे, जैसे लोहार का उद्योग, सुनार का, काष्ठकार जो होते थे, तो इस तरीके से उनके भी उद्योग प्रचलित थे। धातु उद्योग की अगर बात करें तो इस समय जो धातुएं मिलती थी मौर्य काल के अंतर्गत, वो सोना, चांदी, तांबा और लोहा, ये प्रमुख धातुएं थी। इनसे जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के उद्योग प्रचलित थे, और कुछ नगर जो है इन उद्योगों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, जैसे काशी बहुत प्रसिद्ध था, और इसी तरीके से कामरूप प्रसिद्ध था। तो ये कुछ धातु संबंधी उद्योग थे जिनका बड़े वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन किया जाता था। और इन धातुओं को निकालने के लिए एक और उद्योग था जिसको उत्खनन उद्योग या खनन उद्योग कह सकते हैं, यानी कि खनन क्षेत्र का एक अलग अधिकारी खननाध्यक्ष बना रखा था। खननाध्यक्ष जो था वो पूरा खनन का काम देखता था, और उस खनन में कंकड़ का खनन करना, धातुओं का खनन करना, पत्थरों का खनन करना, अन्य वस्तुओं का खनन करना, ये सारा का सारा क्षेत्र आता था। पूरी की पूरी व्यवस्था खननाध्यक्ष देखता था। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे उद्योग थे जो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में एक मजबूती देते थे। इसमें सुरा उद्योग, यानी कि मेगास्थनीज ने तो इसका बड़ा अच्छा वर्णन किया है इंडिका में। वो कहते हैं कि सुरा उद्योग लगभग हर गांव में प्रचलित था, और ये भी घरेलू उत्पादन था। और वो यहाँ तक वर्णन करता है कि 6 प्रकार की सुरा मिलती थी, यानी 6 प्रकार की मदिरा मिलती थी। वो अलग अलग तरीके की होती थी और अलग अलग दर पर बिका करती थी। उसमें अपनी गुणवत्ता के आधार पर उसे बेचा जाता था, और बहुत सारे लोग इसको उद्योग के रूप में अपनाए हुए थे। कुछ समुदाय विशेष थे जो इसका उत्पादन करते थे। इसी तरीके से नमक उद्योग था, बहुत से लोग नमक उद्योग से जुड़े हुए थे। नमक का उत्खनन, नमक जो है वो 2 तरीके से प्राप्त होता था, एक तो उत्खनन से प्राप्त होता था, दूसरे समुद्र से प्राप्त होता था। तो समुद्र के उनको तो नमक के किसान कहा जाता था, कि वो मतलब उनके खेत होते थे समुद्र के किनारे, और जब समुद्र का पानी उन खेतों में आ जाता था तो जो लवण की मात्रा थी वो वहीं छूट जाती थी और पानी वापस चला जाता था। फिर वो उसको इकट्ठा कर लेते थे, वो सूख जाता, सुखाते थे, फिर उसको लाद कर ले जाते थे और बेचा करते थे। तो एक तो वो था समुद्रों से प्राप्त लवण, दूसरा था खनन, यानी कई स्थानों पर चट्टानों के रूप में नमक मिलता था, वहां खोदा जाता था और उसको फिर शोधित करके बेचा जाता था। अगला जो उद्योग था अन्य उद्योगों, वो इत्र का उद्योग। इत्र का उद्योग भारत में प्राचीन काल से ही बहुत प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर तरह तरह के इत्र बनाए जाते थे, विभिन्न प्रकार के। मैं पीछे कृषि उत्पादन में बता चुका हूँ कि अनेक प्रकार के फल फूल तैयार किए जाते थे, और उन फूलों से तरह तरह का इत्र बनाया जाता था। गुलाब का इत्र, चमेली का इत्र, बेला का इत्र, अलग अलग इस तरीके से तैयार किए जाते थे। और ये इत्र जो न केवल भारत में बिकते थे, बल्कि ये विदेशों में भी भेजे जाते थे।
और इसी तरीके के और छोटे मोटे टोकरी बनाना और बांस के विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाना, फर्नीचर बनाना, तरह तरह का काम था जो धंधे के रूप में बहुत से लोग करते थे। इसमें काष्ठ शिल्प जो है यानी कि लकड़ी से फर्नीचर तैयार करने का काम था, जिसमें तरह तरह के हल बनाए जाते थे, चारपाई बनाई जाती थी और विभिन्न प्रकार के बैठने के तख्त बनाए जाते थे, अन्य चीजें बनाई जाती थी। तो उससे जुड़े हुए लोग जो थे वो काष्ठकार कहलाते थे। और इसके बाद चर्म शिल्प चमड़ा उद्योग, चमड़े से जुड़े हुए समुदाय विशेष के लोग थे जो चमड़े से जुड़े हुए थे और वे लोग तरह तरह की चीजों का निर्माण करते थे जो लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। तो इस तरीके से जो है वो विभिन्न प्रकार के विशेष उद्योग थे जो समुदाय विशेषों से जुड़े हुए थे। और यहाँ पर ये कहा गया है कि जितना समाज का पिछड़ा वर्ग था वो सभी इन उद्योगों से जुड़ा हुआ था। और जहाँ पर यहाँ तक के बड़ा मिलता है कि जो शूद्र लोग होते थे वो भी बहुत से लोग जुड़े थे। यद्यपि शूद्र लोग, जो मैगस्थनीज एक जगह लिखता है कि शूद्र लोग ज्यादातर लोग खेती से जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ लोग उद्योग धंधों से भी जुड़े हुए थे। और वो यहाँ तक लिखता है कि खेती उन्हीं क्षेत्रों में अच्छी होती थी जहां पर शूद्र लोग ज्यादा होते थे, अर्थात ज्यादातर शूद्र जो है वो मेहनत से खेती का काम करते थे। लेकिन उसमें से कुछ लोग जो थे वो छोटे छोटे उद्योगों से जुड़े हुए थे और वो चर्म शिल्प इत्यादि का कार्य करते थे। अगली बात बताई जा रही है कि शिल्पकारों की अनेक श्रेणियां थी। श्रेणियों का मतलब है इनके कुछ संगठन बने हुए थे, संघ बने हुए थे और उन संघों का इन उद्योग धंधों को संरक्षण प्राप्त था। जब किसी भी व्यक्ति विशेष को उद्योग धंधा करने में कोई आर्थिक दिक्कत आती थी तो ये जो संघ या संगठन होते थे वो उन्हें आर्थिक मदद प्रदान करते थे। एक तरीके से वो बैंक का काम करते थे। और यहाँ तक ये भी उल्लेख मिलता है कि वो ब्याज भी लेते थे और उद्योग धंधों को बढ़ावा देते थे। तो इस तरीके से ये जानकारी थी उद्योग धंधों के बारे में। अब अगली जो बात करते हैं वो बात करेंगे व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार एवं वाणिज्य एक ऐसी व्यवस्था है जो पूरे के पूरे अर्थतंत्र को संचालित करती है, क्योंकि अगर व्यापार और वाणिज्य सही नहीं होगा तो व्यवस्था स्थिर हो जाएगी और जो व्यवस्था स्थिर हो जाएगी, जिसकी गति रुक जाएगी, वो फिर विकसित नहीं हो पाती है। मौर्य काल के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य बहुत ही दुरुस्त व्यवस्था में था। एक पूरा का पूरा विभाग था इसका और उसका जो अधिकारी था वो पर्णाध्यक्ष कहलाता था। ये पर्णाध्यक्ष जो होता था वो पूरा व्यापार और वाणिज्य का काम करता था। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यापार होता था उसके लिए कुछ कार्यालय भी बने हुए थे जहां लेखा जोखा रहता था कि कौन सी वस्तुएं बेचने के लिए जा रही हैं, किससे शुल्क लिया जा रहा है, किससे नहीं लिया जा रहा है, क्या व्यवस्था, सारा का सारा रिकॉर्ड रहता था। ऐसा उल्लेख मिलता है, मैगस्थनीज ऐसा कहता है। आगे जो क्षेत्र थे जहां से व्यापार होता था वो पश्चिम में अगर हम देखें तो सीरिया की राजधानी जो दमिश्क थी वो बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र थी और वहां से हमारा व्यापार होता था। अरब सागर से होकर के जहाज जाते थे। तो जो कौटिल्य कहता है कि जो व्यापार का जो जरिया था वो जलमार्ग और स्थलमार्ग दोनों होते थे। भारत के अरब सागर के किनारे से जहाजों को लादा जाता था और वो फारस की खाड़ी होते हुए फारस तक, अदन तक जाते थे और वहां पर सामान को उतार करके फिर स्थल मार्ग से वो जगह जगह बाजारों में पहुंचाया जाता था जहां पर उसको बेचा जाता था। तो पश्चिम में सीरिया, मिस्र, यूनान ग्रीक वहां के साथ होता और रोम, ये चार प्रमुख वो क्षेत्र थे जहां पर के व्यापार होता था। रोम जो है वो प्राचीन व्यापार के लिए बहुत विख्यात है। यहाँ का नगर था वेनिस नगर जो है वो व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था, जहाँ पूरे एशियाई देशों के जो व्यापारी थे वो गधे, घोड़े और खच्चरों में लाद करके तमाम सामान ले जाते थे और वहां पर जाकर के बेचते थे। खासतौर से टर्की मार्ग से होते हुए जाते थे तो टर्की में भी बेचते थे और फिर रोम पहुंचाते थे। पूर्व की तरफ अगर हम देखें
तो चीन के साथ हमारा बहुत अच्छा व्यापार था और दक्षिण एशियाई देशों के साथ था। जो दक्षिण एशियाई देश छोटे छोटे हैं, मलाया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो इत्यादि जो द्वीप हैं, इंडोनेशियाई क्षेत्र उस समय इंडोनेशिया नहीं था, ये द्वीप हुआ करते थे। और ये वियतनाम वगैरह जो बाद में बने हैं, ये उस समय इन नामों से नहीं जाने जाते थे। तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर व्यापार फैला हुआ था, मौर्यकालीन व्यापार। दक्षिण में अगर देखें तो हमारे व्यापार का, यानी मौर्यकालीन राजाओं के व्यापार का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र था श्रीलंका। श्रीलंका के साथ हम व्यापार करते थे। अगर हम देखें बंदरगाह, हमारे जो व्यापार था वो ज्यादा व्यापार हमारा बंदरगाहों के माध्यम से होता था। बंदरगाह में भड़ौच, सोपारा और मुजलिस, ये 3 स्थान थे जो प्रमुख बंदरगाह थे मौर्यकाल के अंतर्गत, जहां से सामान को लादकर जहाजों के माध्यम से भेजा जाता था। तो ये प्रमुख बंदरगाह थे जहां से माल भेजा जाता था। अब ये जो व्यापार होता था, इस पर शुल्क वसूल किया जाता था और ये शुल्क वसूल करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त होता था जिसको शुल्काध्यक्ष कहते थे। ये शुल्क जो है 1/5 से लेकर के 1/25 भाग तक होता था। यानी कि जो व्यापार की वस्तु है उसकी जो कीमत है उसके आधार पर एक टैक्स निर्धारित किया जाता था, शुल्क निर्धारित किया जाता था और उसके आधार पर ये लिया जाता था। जब कभी शुल्क नहीं दे पाते थे तो उस पर ब्याज वसूल किया जाता था। व्यापार को नहीं रोका जाता था, व्यापार निरंतर होता रहता था। लेकिन अगर कोई शुल्क भुगतान नहीं कर पा रहा है तो उस पर ब्याज वसूल किया जाता था और उस पर ब्याज लिया जाता था 15% वार्षिक के हिसाब से ब्याज लिया जाता था। जो व्यापार की प्रमुख वस्तुएं थी वो खासतौर से हाथी दांत, क्योंकि भारत में हाथी बहुत थे उस समय, तो हाथियों के दांत भेजे जाते थे। मोतियों के लिए प्रसिद्ध था भारत। रंग तरह तरह के भेजे जाते थे, वस्त्र भेजे जाते थे, सीपें भेजी जाती थी और इसके साथ ही अन्य विभिन्न प्रकार की वस्तुएं व्यापार में भेजी जाती थी। हाँ, एक बात यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है कि जो कौटिल्य ने और मेगास्थनीज ने जो व्यापार का वर्णन किया है उसमें बहुत कम स्थानों पर ऐसा मिलता है कि आयात भी होता था। निर्यात की बात तो लिखते हैं वो, लेकिन बहुत बड़े आयात की बात नहीं लिखते हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत सारी वस्तुएं जाती थी जिनका निर्यात होता था और बहुत सारी वस्तुएं आयात होती थी। तो आयात के बारे में बहुत कम जानकारी मिल पाती है। तो ये थी जानकारी व्यापार और वाणिज्य के बारे में। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सारी की सारी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो सबसे खास चीज होती है वो होती है मुद्रा, मॉनेटरी। तो मौर्य काल के अंदर मॉनेटरी सिस्टम भी बहुत अच्छा था। मुद्राएं जो हैं वो राज्य के द्वारा लागू की गई थी। उनको तरह तरह के सिक्के ढाले जाते थे। उन सिक्कों का एक अलग मूल्य निर्धारित होता था जो व्यापार में बहुत बड़ी मदद करते थे। ये जो सिक्के थे, जो सोने के सिक्के थे, उनको सुवर्ण कहते थे। जो सोने का सिक्का उस समय प्रचलित था, जो सबसे अधिक मूल्य का होता था, उसको सुवर्ण कहते थे। इसके बाद जो दूसरा सिक्का था चांदी का, सबसे ज्यादा प्रचलन इस सिक्के का था और ये कासारपण कहलाता था। कासारपण, ज्यादातर पुस्तकों में पण लिखा होता है जबकि इसका पूरा नाम कासारपण है। तांबे की जो मुद्रा होती थी, तांबे की मुद्रा का उल्लेख जो है वो 2-3 तरीके से मिलता है अलग अलग ग्रंथों में। कुछ ग्रंथों में इसको माशक लिखा हुआ है। ये भी हो सकता है कि ये जो मुद्राएं थी तांबे की, इनकी अलग अलग कीमत रही हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि एक ही मुद्रा को अलग अलग नामों से जाना गया हो। इस संबंध में कोई बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन नाम जरूर 3 अलग अलग मिलते हैं। प्रायः ये ज्यादातर इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि ये अलग अलग मूल्य की मुद्रा रही होगी। तो इसमें जो प्रचलन में थी वो थी माशक, मतलब तांबे की जो एक मुद्रा थी उसको माशक कहते थे। दूसरी मुद्रा कहलाती थी कांकड़ी और तीसरी कहलाती थी निष्क। निष्क का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। निष्क का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है और माशक का भी मिलता है। तो यहाँ पर
ये नहीं कहा जा सकता कि इनकी कीमत जो है वो किस प्रकार से अलग अलग थी, क्योंकि इसमें बहुत स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन ये तीनों मुद्राएं प्रचलित थी ऐसी जानकारी मिलती है। अब इन मुद्राओं की, ये जो मुद्राएं प्रचलित थी, इन मुद्राओं की जांच परख करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त होता था और उस अधिकारी को कहते थे रूपदर्शक। ये जो मुद्राएं होती थी, इन मुद्राओं पर तरह तरह के चित्र छपे होते थे, जैसे अर्धचंद्र छपा हुआ है, पहाड़ छपा हुआ है, वन छपा हुआ है, शिकार करते हुए राजा का चित्र छपा हुआ है, बहुत सारे अलग अलग चित्र होते थे और ये अलग अलग मूल्य की मुद्राएं होती थी। तो इस तरीके से ये जानकारी मैंने आपको दी मुद्रा व्यवस्था के बारे में। तो मुद्रा व्यवस्था बहुत स्पष्ट तरीके से थी, जिससे कि सारा का सारा आर्थिक तंत्र संचालित होता था। तो आज मैंने आपको जानकारी दी है मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत आपको बताया है कि कृषि व्यवस्था किस प्रकार की थी, भू राजस्व किस प्रकार का था, कैसे कर निर्धारित किया गया था। उसके बाद आपको उद्योग धंधों के बारे में जानकारी दी गई है, कौन कौन से उद्योग धंधे प्रचलित थे, किस प्रकार से वो संचालित किए जाते थे। उसके बाद आपको व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताया गया है कि मौर्यकालीन जो युग था उसमें किस तरीके से व्यापार और वाणिज्य होता था भारत का। भारत एक बहुत ही समृद्धशाली देश था मौर्यकाल के अंतर्गत, ऐसा बहुत से इतिहासकार स्वीकार करते हैं और उसकी समृद्धि का प्रमाण ये व्यापार और वाणिज्य दिखाई देता है। इसके बाद मुद्रा व्यवस्था के बारे में बताया है, जिसमें आपको जानकारी दी है कि कौन कौन सी मुद्राएं चलती थी। उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम आपके लिए व्याख्यान लाते रहेंगे। अध्ययन करते रहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय।